हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वीकली कॉन्टेस्ट 417 की दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। दोनों ही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, बस उनमें कॉन्स्टेंट्स का फर्क है। प्रॉब्लम क्या है? काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एवरी वोवल एंड के कंसोनेंट्स 1 एंड काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एवरी वोवल एंड के कंसोनेंट्स 2। दोनों ही प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, बस जो कॉन्स्टेंट्स है उनका फर्क है। प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया है और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर के दिया है। हमें रिटर्न क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड जो हमें स्ट्रिंग दिया था उसके सबस्ट्रिंग्स रिटर्न करने हैं, जिनमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनमें हर एक वोवल एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए। जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवल होते हैं, सारे के सारे एटलीस्ट वन टाइम आने चाहिए। और एग्जैक्टली के कंसोनेंट होने चाहिए। कंसोनेंट क्या होते हैं? जो वोवल्स नहीं होते, जैसे बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे आपके कंसोनेंट्स हैं। तो सारे वोवल्स एटलीस्ट वन टाइम आने चाहिए और एग्जैक्टली के कंसोनेंट होने चाहिए। वो एक आपका वैलिड सबस्ट्रिंग होगा। और ऐसे हमें जितने सबस्ट्रिंग होंगे उनका काउंट रिटर्न करना है। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, ये हमारा स्ट्रिंग है और के की वैल्यू 1 है। तो इसमें अगर हम देखें 0 से 5, यानी कि ये वाला, इसमें हमारे सारे ओवल वन टाइम आ रहे हैं और एक कंसोनेंट आ रहा है। तो ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें QIEAOU, इसमें भी सारे ओवल्स एटलीस्ट वन टाइम आ रहे हैं और एक कंसोनेंट आ रहा है, तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर हम ये देखें IEAOUQ, ये हमारा तीसरा वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग में हमारे टोटल 3 वैलिड सबस्ट्रिंग है, तो हमें यही रिटर्न करना है। हमारे कांस्टेंट क्या है? हमारे एरे का साइज 10⁵ यहाँ तक हो सकता है और वर्ड में हमारे सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स रहेंगे। तो हमें आइदर लीनियर ओ ऑफ एन या फिर एन लॉग ऑफ एन, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सारे के सारे सबस्ट्रिंग्स जनरेट करें और हर एक सबस्ट्रिंग में देख लें कि हर एक वोवल एटलीस्ट वन टाइम आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक कंसोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी हमारे के रिक्वायर्ड कंसोनेंट है उतने कंसोनेंट आ रहे या नहीं आ रहे। लेकिन इससे हमारा क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब में चली जाएगी। पहले तो हमें एन स्क्वेयर सबस्ट्रिंग जनरेट करने पड़ेंगे। फिर हर एक सबस्ट्रिंग को चेक करने के लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो इंटू एन, हर एक सबस्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि उसमें एक वोवल और कंसोनेंट, जो भी रिक्वायर्ड कंसोनेंट है, उतने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो एन स्क्वेयर इंटू एन, हमारी एन क्यूब में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? हमारी प्रॉब्लम है सबस्ट्रिंग टाइप की। तो जब भी इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो, तो आपको एक अप्रोच जो सोचनी चाहिए वो आपकी क्या होती है? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो से आपका लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम हो जाता है। तो आपको स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करने का देखना चाहिए। इसके साथ आपको एक और जो पॉइंट ध्यान में रखना है, केवल इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, इन जनरल भी, जब भी आपकी कोई कंडीशन इस तरह से हो कि उसमें दो टाइप क्यों, एक हमारा क्या है कि एटलीस्ट इतने वोवल्स होने चाहिए, एक हमारा क्या है एग्जैक्ट, कि एग्जैक्ट के कंसोनेंट्स होने चाहिए। एक टाइप का कॉन्स्टेंट क्या है कि एटलीस्ट, और एक टाइप का क्या है एग्जैक्ट। तो उसमें अगर हम दोनों को एक सिमिलर टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे दोनों को ही एटलीस्ट में कर देंगे कि एटलीस्ट हमारे वन वोवल हो जाए और एटलीस्ट हमारे के कंसोनेंट हो जाए, तो उससे आपकी प्रॉब्लम काफी इजी हो जाती है। अगर एटलीस्ट का है तो एटलीस्ट में कन्वर्ट कर दो, एटमोस्ट का है तो दोनों को ही एटमोस्ट में कन्वर्ट कर दो। हमारी प्रॉब्लम में क्या था? एटलीस्ट वन वोवल हर एक टाइप का और एग्जैक्ट के कंसोनेंट, ये था। तो हम दूसरी प्रॉब्लम को भी एटलीस्ट के कंसोनेंट इसमें कन्वर्ट कर दें तो हमारी काफी इजी हो जाएगी। लेकिन अब आप बोलोगे कि हमें एटलीस्ट और एग्जैक्ट चाहिए था। अगर हमने एटलीस्ट के कंसोनेंट कर दिए तो के+1 के+2 ये सारे वाले सबस्ट्रिंग्स आ जाएंगे। इनको हम कैसे हैंडल करें? इसको अगर आप देखो, हम एटलीस्ट के में से अगर एटलीस्ट के+1 इसको सबट्रैक्ट कर दें, तो के+1 में क्या आ जाएंगे? के+1 के+2 और अप टू जितने भी होंगे वहां तक आ जाएंगे। अगर हम इनको सबट्रैक्ट कर दें तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? केवल के। तो आप इसको किस तरह से हैंडल करोगे? आप अपने फंक्शन को दो बार कॉल करोगे, एक बार एटलीस्ट के और एक बार एटलीस्ट के+1, इस तरह से, और इनका सब्ट्रैक्शन ले लोगे। तो आपके पास एटलीस्ट वन वोवल और एग्जैक्ट के, इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ कि अगर हम दोनों को सेम ना करते, एक को एटलीस्ट करते और एक को एग्जैक्ट रखते, तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती। मान लो मैंने ये एक सबस्ट्रिंग लिया, मेरे के की वैल्यू मान लेता हूँ कि 2 दी थी। तो मेरे दो कंसोनेंट हो सकते हैं और एटलीस्ट हर एक का एक वोवल आना चाहिए। ये मेरा एक वैलिड सबस्ट्रिंग है क्योंकि इसमें हर एक वोवल एटलीस्ट वन टाइम आ रहा है और मेरे दो कंसोनेंट है। अब ये मेरा एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ गया। अब अगर मैं देखूं तो मेरा ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है और ये पूरा भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। मेरा श्रिंक करने पर भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ रहा है, एक्सपेंड करने पर भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग आ रहा है।
जबकि स्लाइडिंग विंडो में हमारा क्या होता है कि हम एक्सपेंड करें या श्रिंक करें, इसका हमें डिसीजन लेना पड़ता है। पर हमारा आंसर दोनों तरीके से आ रहा है, तो अब हम इसमें से कौन सा पिक करें, तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो गई। लेकिन अगर हम इसी चीज को एटलीस्ट में कन्वर्ट कर देते, और अब देखें ये अगर हमारा एक वैलिड है, वैलिड सबस्ट्रिंग है जिसमें हमारे एटलीस्ट एक वोवल और एटलीस्ट टू कंसोनेंट्स आ रहे हैं, तो अब हम देखें तो हम एक्सपेंड वाला केस डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है जिसमें एटलीस्ट हर चीज एक बार आ रही है और कंसोनेंट जितने रिक्वायर्ड थे उतने आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे, इसको करें, इसको करें, इसको करें, किसी को भी ऐड करेंगे, तो हमारा वो हमेशा वैलिड ही रहेगा। हम कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, केवल कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो हमारी एटलीस्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो जो हमारा एक्सपेंशन वाला केस है कि इसको चेक करना, इसको चेक करना, इसको चेक करना, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक्सपेंड किए। हमारा आंसर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक जितने भी सारे बनेंगे, ये फिर ये 4 का, फिर ये 5 का, फिर ये 6 का, ये सारे के सारे वैलिड होंगे। और ये डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारा साइज है माइनस में हमारा, जहां पर राइट बाउंड्री थी, हमारी विंडो ये थी, हमारी वैलिड विंडो ये थी, तो 14 माइनस में 7 डायरेक्टली हमारे 7 वैलिड सबस्ट्रिंग बनेंगे। कैसे, एक यहाँ पर एंड होने वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इस तरह से हम एक्सपेंशन वाला केस डायरेक्टली साइज माइनस आर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सिंपली बस हमें क्या करना है, लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना है और चेक करना है। अगर ये अभी हमारी वैलिड आ रही है, जैसे इसमें भी एक वोवल है और दो कंसोनेंट है, तो अगेन साइज माइनस आर अगेन प्लस 7 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। हम एक्सपेंड वाला केस इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें कब एक्सपेंड करना है और कब श्रिंक करना है। तो हम हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम दोनों ही कंडीशन को एटलीस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एटलीस्ट हर एक का वन वोवल आना चाहिए और एटलीस्ट हमारे के कंसोनेंट होने चाहिए, और बाद में हम हमारे फंक्शन को दो बार कॉल कर देंगे, एक बार के लिए, एक बार के प्लस वन के लिए, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें एग्जैक्ट के लिए आंसर मिल सके। अब इस पर हम हमारी अप्रोच लगाते हैं। पहले हम एटलीस्ट के, एटलीस्ट टू, इसके लिए फाइंड आउट करते हैं हमारी स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करती है। एक लेफ्ट बाउंड्री एक राइट बाउंड्री दोनों जीरो पर होंगे, हम इनका काउंट मेंटेन करके चलेंगे। ए हमारा अभी वन टाइम आ गया, अभी हमें पांचों वोवल चाहिए थे, नहीं आए, तो राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, अभी भी हमारे नहीं आएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे। कब तक एक्सपेंड करेंगे, जब तक हमारे 5 वोवल और 2 कंसोनेंट नहीं आ जाते। यहां तक राइट बाउंड्री हमारी एक्सपेंड होगी। हमारे ए ई आई ओ यू और कंसोनेंट ये हमारे 2 आ गए। ये हमारी फ्रीक्वेंसी हम स्टोर करते जाएंगे। हम चाहे तो मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं या फिर इतने वेरिएबल्स ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। पर यहाँ पर हमें हमारी पहली वैलिड विंडो मिलेगी। पहली वैलिड विंडो मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे n माइनस आर, साइज को हम n मान लेते हैं, तो n माइनस आर 14 माइनस सिक्स इतना हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। हमारे आंसर में 14 माइनस सिक्स यानी कि 8। हम अभी एट लिख के इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमारे 8 वैलिड सबस्ट्रिंग आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना है। लेफ्ट बाउंड्री आएगी हमारी यहाँ पर। अब हम देखें तो हमारा ए बाहर चला गया, ए की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा वैलिड विंडो बची नहीं, तो आर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। आर आएगा हमारा यहाँ पर, और आर की वजह से हमारा क्या ऐड हो जाएगा, ए की फ्रीक्वेंसी फिर से 1 हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो हमारे सारे फिर से 1 हो गए और कंसोनेंट भी 2 आ गए। तो अगेन हमें एक वैलिड विंडो मिल गई, और इसके आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, n माइनस 7 यानी प्लस 7, इतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर अगेन हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री आएगी यहाँ पर। अब देखेंगे ई बाहर चला गया, ई की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो हमें राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा। राइट बाउंड्री जब एक्सपेंड करेंगे तो ई आ गया, फिर से ई हमारा ऐड हो जाएगा। तब हमारी वैलिड विंडो कहाँ पर बनी, 8 पर, यानी 14 माइनस 8, आंसर में 6 ऐड हो जाएगा। फिर अगेन लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे, लेफ्ट आएगी यहाँ पर, हमारा आई बाहर चला जाएगा, तो अगेन राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा। राइट बाउंड्री जाएगी यहाँ पर, तो हमारा फिर से एक वैलिड विंडो आ जाएगी, और इसका आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 14 माइनस 9 5। सिमिलरली हमारी इसके लिए ये एक वैलिड विंडो बनेगी, इसका आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 4। सिमिलरली ये एक वैलिड विंडो बनेगी, इसका आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 3। अगेन हम लेफ्ट को श्रिंक करेंगे, तो अब हमारे कंसोनेंट्स 2 से 1 रह जाएंगे। तो अगेन ये वैलिड विंडो नहीं है, तो हमें आर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये हमारी एक वैलिड विंडो बनेगी, तो इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, +2। फिर लेफ्ट को श्रिंक करेंगे, अगेन हमारे कंसोनेंट कम हो जाएंगे, तो अगेन राइट बाउंड को एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा फिर से क्यू आ जाएगा। तो ये एक वैलिड विंडो बन गई, और इसकी वजह से आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, +1 का। अगेन हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे, हमारा ए बाहर चला गया, ए की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, तो राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अब हमारा एरे खत्म हो गया, तो यानी कि हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना है।
और हमारा आंसर कितना आया, एटलीस्ट के कितना आया, 8 + 7 15 + 6 21 + 5 26 + 4 30 + 6, हमारा आंसर आया 36, किसके लिए, एटलीस्ट के लिए। सिमिलरली अब हमें एटलीस्ट के प्लस वन इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारा एटलीस्ट के लिए आंसर आया था 36, अब हमें के प्लस वन यानी यहाँ पर K2 है, तो जो भी हमें थ्री कंसोनेंट्स, एटलीस्ट हमारे 3 कंसोनेंट्स होने चाहिए, इसके लिए चेक करना है। तो अगेन हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे लेफ्ट राइट। सबसे पहले जब तक हमें 3 कंसोनेंट नहीं मिल जाते, कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ तक हमारी राइट बाउंड्री एक्सपेंड होती रहेगी। इसके बाद हमें एक वैलिड विंडो मिल गई जिसमें हमारे एटलीस्ट 1 वोवल है और एटलीस्ट 3 कंसोनेंट्स है, तो हमारे आंसर में 2 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री आएगी यहाँ पर। अभी भी देखें तो हमारे सारे वोवल्स हैं और हमारे 3 कंसोनेंट्स भी हैं, तो +2 आएगा। फिर अगेन यहाँ पर एल आएगा, इसकी वजह से +2 आएगा, फिर यहाँ पर एल आएगा, इसकी वजह से +2 आएगा, फिर यहाँ पर एल आएगा, इसकी वजह से +2 आएगा, फिर यहाँ पर एल आएगा, तो भी अभी भी हमारे 3 कंसोनेंट और हर एक वोवल है, तो इसकी वजह से भी 2 आएगा। फिर हमारी लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पर आएगी। अब अगर हम देखें तो हमारे कंसोनेंट्स कम हो गए, केवल 2 ही रह गए, तो हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, राइट बाउंड्री आएगी यहाँ पर। फिर से हमारी एक वैलिड विंडो बन गई, तो इसकी वजह से आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 14 - 13 + 1 का। और फिर हम लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे, अगेन हमारे कंसोनेंट कम हो गए, तो हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी विंडो खत्म हो गई, हमारा एरे खत्म हो गया, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 2 + 2 4 6 8 10 12 13, हमारा K+1 के लिए आंसर कितना आया, 13। अब हमें एग्जैक्ट के लिए निकालना था, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 36 - 13 23, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने हमारी प्रॉब्लम को एटलीस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी स्लाइडिंग विंडो कितनी ईजी हो गई। जो नॉर्मल हम स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं कि पहले राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करो, जो भी अपने वेरिएबल्स हैं उनको अपडेट करो, उसके बाद देखो कि वो वैलिड विंडो बनी है या नहीं बनी, बनी है तो आंसर को अपडेट करो और फिर लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करो। अभी भी अगर वैलिड है तो आंसर को अपडेट करो और लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करो। अगर इनवैलिड हो गई है, जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अगेन राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करो। सिंपल सा जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बस हमें करना क्या पड़ेगा, 2 बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और जो ये फ्रीक्वेंसी है, वोवल की फ्रीक्वेंसी और कंसोनेंट की फ्रीक्वेंसी, इनको हम मैप की हेल्प से भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग से वेरिएबल भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें फंक्शन को 2 बार कॉल करना है, एक बार के लिए और एक बार K+1 के लिए, और दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फिर हमें एटलीस्ट के एक फंक्शन में करना क्या है, स्लाइडिंग विंडो लगानी है। स्लाइडिंग विंडो के साथ हमें फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना है, तो वोवल्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए मैंने मैप ले लिया, A E I O U, इनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए मैप ले लिया और कंसोनेंट के लिए एक वेरिएबल ले लिया। फिर हमने हमारी स्लाइडिंग विंडो लगाई, लेफ्ट 0 और राइट 0, इससे शुरू होगी। तो सबसे पहले राइट को इंक्लूड करना है, तो राइट के करैक्टर को चेक करना पड़ेगा कि वो वोवल है या फिर कंसोनेंट है। वोवल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे, कंसोनेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। ये इज वोवल फंक्शन क्या है, सिंपली इसमें एक इफ कंडीशन है जिसमें चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करैक्टर है वो A E I O U, अगर इनमें से कोई है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपली हम ये चेक करें कि वो करैक्टर वोवल है या फिर नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारी एक वैलिड विंडो बन रही है या नहीं बन रही। हमारे 5 वोवल्स सारे आ गए हैं या नहीं आ गए। हम मैप का यूज कर रहे हैं, तो अगर मैप का साइज 5 हो जाएगा यानी कि हमारे A E I O U ये सारे वोवल्स आ गए हैं और कंसोनेंट हमारे एटलीस्ट के हैं यानी ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं, तब तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वैलिड विंडो मिल गई। उस केस में हमारा आंसर किससे अपडेट होगा, N - R, जो हमारा साइज है माइनस जहां पर हमारी राइट बाउंड्री है उससे अपडेट होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करके देखना है कि क्या अभी भी वैलिड विंडो रह रही है या नहीं रह रही। लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे तो क्या होगा, एक करैक्टर बाहर जाएगा। अगर वो वोवल है तो हम वोवल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर कंसोनेंट है तो कंसोनेंट की फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जो करैक्टर बाहर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, 0 हो जाएगी तो हम उसको मैप में से इरेज कर देंगे, ताकि जब हम मैप का साइज लें तो वो फिर हमारा 5 के इक्वल नहीं आएगा, और फिर हम लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे ले जाएंगे। अभी भी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अगेन अपने आंसर को अपडेट करेंगे और लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करेंगे। जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारे वोवल कम हो गए या फिर कंसोनेंट कम हो गए, तो अब हमें राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा और अगेन हमें पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी स्लाइडिंग विंडो के बाद हमारा एटलीस्ट के का आंसर आ जाएगा। एक बार हम K+1 इसके लिए निकाल लेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एटलीस्ट 1 वोवल और एग्जैक्टली के कंसोनेंट इसके लिए। और हमारा इस वोवल फंक्शन क्या है, हम करैक्टर को चेक कर रहे हैं कि वो A E I O U इनमें से किसी के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी,
हमने सिंपली स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाई है, तो स्लाइडिंग विंडो की टाइम वेलोसिटी क्या होती है? 2 टाइम्स n। और इसे हम 2 बार कॉल करेंगे। हम 2 टाइम्स फंक्शन को बोलेंगे 2 × 2n यानी कि 4n। इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया। ये जो हमने मैप लिया, इसमें मैक्सिमम 5 कीज हो सकती हैं, A E I O U, तो जिसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।